हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बिजली विभाग में जो पहला पोस्ट है, ठीक है, लाइनमैन का, वो आ चुका है। लेकिन इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। ये जो पोस्ट है लाइनमैन का, वो 10th के बेस पर होगा और 10th में जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद उसमें फिज़िकल भी है, उसको जो भी क्रॉस करेंगे उनका ही उसमें सिलेक्शन होगा। तो बिजली विभाग के अंतर्गत देखिए 2500 पोस्ट आने वाला था, ठीक है, मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुसार, जिसमें से 1500 पोस्ट तो आ चुका है जो कि लाइनमैन का है। अब जो बचे पोस्ट है उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का 600 से ज़्यादा पोस्ट है, और जो उससे भी बचेगा वो कौन सा पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर का, ठीक है, जेई का। तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स देखिए, पहला पोस्ट जब आ चुका है 1500, तो सेकेंड नंबर पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके आने के चांसेस ज़्यादा है, और ये कभी भी आ सकता है, और इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम जो है वो व्यापम भी ले सकता है और बिजली विभाग खुद भी ले सकता है। तो इसके लिए आपकी तैयारी अच्छे से होना चाहिए। जो सिलेबस है वो वैसे ही रहता है जैसा कि व्यापम में आप सभी पढ़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही बिजली विभाग का भी सिलेबस रहेगा जब छत्तीसगढ़ के लिए लेंगे तो। इसलिए आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, और इसके साथ ही जो बाकी एग्ज़ाम्स है वो भी कंडक्ट किया जाएगा व्यापम के द्वारा। ये बार बार मैं आप सभी को हर वीडियो में बताती हूँ, जिससे आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी को रखें, क्योंकि इसके बाद जो फॉर्म आएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता रहना चाहिए कि जैसा कि पिछले 3 वर्ष से या फिर 2.5 वर्ष से कोई भी फॉर्म नहीं आया है अच्छे से, ऐसा ही अभी जो फॉर्म आएगा उसके बाद के 2 वर्ष या 2.5 वर्ष वैसा ही कुछ रहने वाला है। इसलिए अभी जो भी एग्ज़ाम आप सभी निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। आज फ्रेंड्स मैं आप सभी को क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर है उसी को ही मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि सीजी व्यापम के द्वारा लिया गया था 2018 में। सहायक ग्रेड 3 करके था एग्ज़ाम का नाम। और ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही मदद करेगा। इसमें मैं आप सभी को जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे गए थे, मीन्स आप जो इंडियन जीके पढ़ते हैं ना, जिसमें हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो सब भी आ जाएगा, और राज्य का भी आएगा। दोनों ही एक साथ मैं आप सभी को इसमें कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और इसको बेस बनाकर आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे कहते हैं आर.ई.जे. मुमालिक। क्या कहते हैं? आर.ई.जे. मुमालिक। देखिए, कई जगह आप सभी को जो बुक है ना उसमें दीवाने आरिज करके भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? दीवाने आरिज करके। तो ये फ्रेंड्स सैन्य विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख होते हैं वो उन्हीं को ही यहाँ पर आरिज मुमालिक करके दिया हुआ है। आप सभी किससे पहचान सकते हैं? आरिज शब्द से। कई जगह अगर आप बुक देखेंगे तो इसमें दीवाने आरिज करके भी लिखा रहेगा, तो दोनों नाम को याद रखेंगे। ये एक ही का नाम है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा गया है। आरिज मुमालिक का है या फिर दीवाने आरिज का है। ये कौन था? सैन्य विभाग का प्रमुख होता था जो सल्तनत काल है उसमें। इसके साथ ही जो और इम्पोर्टेंट विभाग थे उनके जो भी प्रमुख हैं उनके बारे में भी मैं आप सभी को इसमें बता रही हूँ। देखिए, जो वित्त विभाग का प्रमुख होता था उसको कहते थे दीवाने मुस्तखराज, ठीक है। क्या कहते थे? मुस्तखराज। इम्पॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। वित्त विभाग का जो प्रमुख होता था सल्तनत काल में उसे कहते थे दीवाने मुस्तखराज। ऐसी व्यापारी वर्ग के लिए जो रहता था, व्यापारी वर्ग पर जो नियंत्रण रखता था उसको कहते थे दीवाने रियासत। क्या कहते थे? दीवाने रियासत। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है और पूछा ही जाता है। आप सभी कोई भी क्वेश्चन पेपर देखिएगा, मुगल जो काल है और जो सल्तनत काल है उसमें जो विभाग होते थे उनके जो प्रमुख होते थे उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है जो एग्ज़ाम है उसमें। खास करके व्यापम में भी पूछता है और पीएससी में भी पूछा जाता है। अगर आप पीएससी प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों नाम आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। इसके साथ ही कृषि विभाग का जो प्रमुख होता था उसको भी याद रख लीजिए। दीवाने कोही करके है उसका नाम, मतलब दीवाने कोही करके बोलते थे इसको। कई जगह आप सभी को दीवाने अमीर कोही करके भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ये ऐसे याद रखेंगे इसको, दीवाने अमीर कोही, ठीक है।
तो ये हो गया कृषि विभाग का प्रमुख सल्तनत काल में, दीवाने अमीर कोही। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये उस समय के करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अमिताभ घोष के विषय में क्या सही है? उन्होंने 54वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो दूसरे नंबर का आपको पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 प्राप्त करने वाले वे प्रथम अंग्रेजी लेखक थे, ये भी बिल्कुल सही है। पहली बार किसी अंग्रेजी लेखक को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया था। उसके बाद थर्ड है उनकी प्रसिद्ध रचना द हंग्री टाइड है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है द हंग्री टाइड। उसके बाद है वे अभी कोलकाता में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए ये सही है, ठीक है। तो जैसे कि अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, अब हमारे अगर हम भारत में देखते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है, तो उसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से संत विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक थे? तो देखिए दक्षिण भारत में अगर हम विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक को देखेंगे तो इसका आंसर क्या है? रामानुजाचार्य। वो दक्षिण भारत में जो विशिष्ट द्वैतवाद था, है ना, उसके संस्थापक थे। नाम क्या था उनका? रामानुजाचार्य। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एवं रख रखाव किन एजेंसियों के माध्यम से होता है? तो देखिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका विकास और रख रखाव इन तीनों के माध्यम से होता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये क्या है? ये NHAI जो लिखा हुआ है ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ब्रो करके लिखा हुआ है, ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ। उसके बाद जो PWD दिया हुआ है ये है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्या है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा इस राज्य का आदिवासी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संथाल। छत्तीसगढ़ में संथाल नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था? ध्यान से सुनेंगे। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में कौन सा महाजनपद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, ये आप सभी को बताना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जो है ये सभी, ये कौन सा क्वेश्चन है आप सभी पहले ये जान लीजिए। ये जो है वो हम जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, वहाँ का क्वेश्चन है। तो प्राचीन इतिहास आप सभी पढ़ेंगे या फिर कहीं भी उसका वर्णन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मगध है, ठीक है, कौन सा? मगध, ये सर्वाधिक शक्तिशाली एवं संपन्न था। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और ये जो 6वीं शताब्दी से पूर्व जो महाजनपद थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो व्यापम है वो पूछता ही, आप सभी देख सकते हैं। राजधानी पूछ दिया जाता है कई बार। आप क्वेश्चन पेपर को अगर देखेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर को CG व्यापम के, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो महाजनपद थे, जितना 16 जो थे महाजनपद थे, तो उनकी राजधानियाँ वगैरह उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप सभी अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए इस प्रकार से जो लक्ष्य वगैरह रखा जाता है वो ज़रूर पूछा जाता है ना, तो इसको भी आप सभी याद रखेंगे कि जो धारित विकास लक्ष्य मीन्स क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। आप सभी इसको सतत विकास करके भी जानते होंगे। इसको धारित या फिर धारणीय करके भी बोलते हैं सतत को ही, और इंग्लिश में आप सभी जानते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करके। तो 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात को कितना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 70। कितना? 70। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 7वां का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य के विषय में क्या सही है? इस राज्य में देश का 35% टीन एस्क पाया जाता है, ठीक है, ये पहला वाला है। अब देखिए ये जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके आंसर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, है ना। तो पहला जो है वो इस राज्य में देश का 35% टीन एस्क पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है यह राज्य
कोयला और डोलोमाइट उत्पादन में सबसे आगे हैं, तो ये भी सही है। उसके बाद है थर्ड, यह राज्य टसर तथा कोसा सिल्क उत्पादन में सबसे आगे है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, यह राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है अगर हम उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 16वें नंबर का राज्य आता है क्षेत्रफल के आधार पर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन ए। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई है। क्या पूछा जा रहा है? जो दंडकारण्य योजना है वो किस लिए किया गया है, मीन्स इसका उद्देश्य से पूछा जा रहा है आप सभी से। तो जो दंडकारण्य योजना है वो पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसके लिए? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने के लिए दंडकारण्य योजना कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में क्या हिस्सा है? क्या पूछा है? देखिए ये भी जो है वो जो हम लोग कभी भी जो इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसको जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को थोड़ा सा समझ में आता है। और कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जो भी आप सभी पढ़ते होंगे कि कभी कभी ये वाला रिपोर्ट आया है ना, तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आते रहता है बीच में, उसका भी ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप सभी करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे ना, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सभी को देखने को मिले तो उसको नोट करके रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार आप वही वीडियो या फिर कहीं भी जो लिखा है उसको देख तो नहीं सकते, लेकिन आपको अगर कभी भी आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको कुछ भी अलग क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको भी नोट कर लीजिए। और कभी भी आपको ऐसा कोई भी रिपोर्ट आता है, वैश्विक रिपोर्ट आते रहता है ना, कभी कभी भारत ही कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकालता है, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें जो है वो आती हैं और इसी को ही क्वेश्चन में उठा करके पूछ दिया जाता है। तो उसको आप सभी क्या करेंगे? नोट करके रख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2016 में भारत का कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में क्या हिस्सा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या है? 2.2%। ठीक है, क्या है? 2.2%। बस 2016 में भारत के कृषि उत्पादों के वैश्विक निर्यात में क्या हिस्सा है? 2.2%। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें सही संबंध जोड़ना है ना। देखिए सही संबंध बनाइए, बाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का दे दिया गया है। अगर आप सभी खादर सुनते होंगे तो खादर का संबंध है नवीन जलोढ़ से। ठीक है, किससे? नवीन जलोढ़ से। अब यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी के नीचे तीसरा दिया हुआ है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो ऐसे ही डाउट में जाता है। हालांकि वापम की तरह ए ऑप्शन आंसर लिया गया है। खादर में बारीक कणों वाली जलोढ़ से बना लिया गया है, और जो तराई प्रदेश है उसमें ले लिया गया है नवीन जलोढ़ से बना। जबकि खादर अगर हम पढ़ते हैं सिर्फ खादर करके तो वो नवीन जलोढ़ से जो बना होता है उसको खादर कहते हैं, और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ से बना हुआ को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यापम के द्वारा आंसर जो है वो ऑप्शन ए लिया गया है। तो उसके हिसाब से देखें तो भाबर मतलब हो जाएगा भारी कंकर पत्थर बजरी का जमाव, तराई मतलब हो जाएगा बारीक कणों वाली जलोढ़ से बना, खादर मतलब हो जाएगा नवीन जलोढ़ से बना, और बांगर मतलब हो जाएगा पुरानी जलोढ़ से बना, है ना। मतलब सॉरी यहाँ तराई मतलब हो जाएगा ये जो नवीन जलोढ़ से बना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, और खादर का हो जाएगा बारीक कणों वाली जलोढ़ से बना। तो ये ऑप्शन ए को आंसर लिया गया है भाई वापम के द्वारा। हालांकि हम पढ़ते हैं तो खादर को नवीन से जोड़ते हैं और बांगर को पुराने से जोड़ते हैं। तो आप सभी देख लेंगे। अब वही क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। इस राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी अपवाद स्वरूप पूछ दिया जाता है, जिसके लिए थोड़ा सा आप सभी को अगर नॉलेज रहे तो भी अच्छा है ना। तो देखिए इसका आंसर है खुमान साव। क्या है? खुमान साव, ऑप्शन डी। टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक है खुमान साव। उसके बाद है इस राज्य में स्त्री पुरुष का अनुपात है। तो फ्रेंड्स ये आप सभी को डायरेक्टली क्या पूछा गया है? लिंगानुपात पूछा गया है। तो क्या है? 991 रेशियो 1000। 1000 पुरुषों में 991 महिलाएं हैं। ठीक है, क्या पूछा गया फ्रेंड्स? लिंगानुपात पूछ दिया गया है डायरेक्टली। उसके बाद देखिए आगे, निम्नलिखित में किस युग में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ? क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ? तो कब हुआ है?
ताम्र युग में। कब हुआ है? ताम्र युग में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान है। तो 2018 में अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देखिए, इंडेक्स वगैरह अगर क्वेश्चन पूछा जाता, अगर आता है कभी भी तो ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये व्यापम का। तो उस समय क्या था ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? 108। क्या था? 108। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्नमात्र संबंधित थे? तो प्रसन्नमात्र थे सरबपुरी वंशी। कौन से वंश के थे? सरबपुरी वंश के थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य की बोली में कहावत है करनी दिखे मरनी के बेर का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए, मृत्यु के समय बुरे कार्यों का स्मरण किया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका मिताक्षरा का लेखक निम्नलिखित में से कौन था? तो मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर है। ठीक है, कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, विज्ञानेश्वर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो देखिए जो कर्नाटक है, अगर आप कभी भी रेशम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि हम कभी भी पढ़ते हैं तो रेशम में जो कर्नाटक है वो प्रथम स्थान पर ही है। तो ऑप्शन ए तो सही हो गया, है ना। कर्नाटक के संदर्भ में कौन सा गलत है ये हमें देखना है। तो पहला तो सही है, रेशम वस्त्र उद्योग में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान रखता है। उसके बाद देखिए सेकंड दिया हुआ चीनी उत्पादन में कर्नाटक भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी, ये कर्नाटक के संबंध में सही नहीं है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए फ्रेंड्स, इसको आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं। रेशम में तो ये रहता ही है पहला ही, मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा इसके पाया जाता है। आप सभी ने कुद्रेमुख का नाम सुना होगा, है ना, तो उसके लिए बहुत फेमस है। और मंगलोर भी बहुत ही फेमस बंदरगाह है ना, अगर आप सभी पढ़े होंगे तो इस प्रकार से भी आप रिमूव कर, अगर ये देखेंगे कि ये सही है तो ये वाला गलत हो सकता है, इस प्रकार से आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? रशिया। क्या है? रशिया। इस राज्य में नियुक्त निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में सावंत भारती का विद्रोह हुआ था? तो देखिए ये जो सावंत भारती का विद्रोह है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह है, और ये हुआ था मेजर एगन्यू के टाइम पर। किसके टाइम पर हुआ था? मेजर एगन्यू के टाइम पर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत चालू खाता के घाटा के रूप में रिकॉर्ड की गई है? तो देखिए यहाँ पर चालू खाता का घाटा पूछ दिया गया है। ये सब आता है हर 3 महीने में, है ना, जो निकाला जाता है आरबीआई के द्वारा डाटा, उसमें रहता है ये सब। तो चालू खाता का जो घाटा है उसके रूप में कितना परसेंटेज, मतलब उसको कितना परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया? तो ये उस समय के करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो था 2.4%। अभी आप सभी को अभी का देखना होगा 2021-22 का। इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? तो देखिए ये भी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार्य से क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, किससे क्वेश्चन पूछा हुआ है? कार्य से। और इसका आंसर क्या है? ध्रुवा। कौन सा है? ध्रुवा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1929 में गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग श्रमिकों के लिए शाही आयोग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? 1929 में एक आयोग गठित किया गया था श्रमिकों के लिए, जिसको शाही आयोग कहा जाता है श्रमिकों के लिए। तो वो कौन सा आयोग था ये आप सभी को नाम बताना है। तो वो था व्हीटली आयोग। कौन सा आयोग था? व्हीटली आयोग। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई है?
तो ये सारे जो है फ्रेंड्स है ना, जैसे कि इसमें पूछा गया है, इसको मैं 21-22 के लिए बहुत ही अभी आया है आप सभी का 20-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया, तो उसमें मैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ बता चुकी हूँ। तो आप सभी उसको ज़रूर देखिएगा वीडियोस को, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन व्यापम पूछता ही है। और अभी देखिए, जब से इकोनॉमिक सर्वे आया तब से एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है ना, छत्तीसगढ़ में। तो ये सब पूछे जाने की संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर व्यापम में। अभी का अगर कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। और ये उस समय का क्वेश्चन है, उस समय इसका आंसर था 8.2%। क्या था? 8.2%। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1924 में सचिन सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया था? तो सचिन सान्याल का आप सभी ने बहुत ही फेमस जो संस्था है उसका नाम मेरे ख्याल से आप में से सबको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव अधिक परिलक्षित हुआ था? तो चित्रकला पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था, तो देखिए आप सभी कुछ चीज़ें पढ़े होंगे। चित्रकला का जो स्वर्ण काल था वो किसके समय को कहा जाता है मुगल में? तो आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के टाइम को, है ना। तो इन्हीं के समय पर ही चित्रकला जो है वो बहुत ही परिलक्षित हुआ था, इसलिए इनके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, जहांगीर के काल को। अब आगे देखते हैं। पंजाब में हुए कुका आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? कुका आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेमस भी है। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? इसके नेता थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही संबंध बनाइए। तो देखिए यहाँ पर भील दिया हुआ है, खरिया दिया हुआ है, टोडा दिया हुआ है, उराव दिया हुआ है। ये सब कहाँ मिलते हैं इसके हिसाब से आप सभी को इसमें टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भील जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, भील जनजाति कहाँ पर रहती है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो भील के नीचे क्या आ जाएगा? चौथा। तो ऑप्शन देखते हैं तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक के नीचे चौथा है। नहीं, दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। देखिए ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है ना। तीन ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये वाला तो कट गया, अब तीन बचे, इसमें से देखना है। उसके बाद देखिए खरिया दिया हुआ है, तो खरिया के लिए फ्रेंड्स मयूरभंज की पहाड़ी। क्या? मयूरभंज की पहाड़ी। तो बी के नीचे तीसरा, ये दो ऑप्शन है, तो ये वाला भी कट गया। अब सिर्फ ये वाला बचा, ये वाला और सी वाला बचा। उसके बाद देखते हैं टोडा। तो टोडा फ्रेंड्स ये नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलते हैं, तो ये मिल गया। तो ऑप्शन सी। तो यहाँ पर देखिए यही जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सी के नीचे सेकंड एक ही ऑप्शन में है अभी जो बचा हुआ है उसमें, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को देखते हुए चलना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान कौन सा निम्नलिखित में से परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है? तो कौन सा विधि विधान नहीं मनाया जाता है फ्रेंड्स? मड़ई। ठीक है, जो मड़ई है वो नहीं होता है बस्तर के दशहरा के टाइम। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के चालू खाता में घाटा का प्रमुख कारण कौन सा था? देखिए चालू खाता से 2 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो चालू खाता में जो घाटा हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था? उच्च व्यापार घाटा। ठीक है, किसके कारण हुआ था? उच्च व्यापार घाटा के कारण। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान किस संस्कृति का विकास हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सी संस्कृति का विकास हुआ था? इंडो पार्सियन संस्कृति का विकास हुआ था। किसका हुआ था? इंडो पार्सियन संस्कृति का विकास हुआ था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टीफन कॉन्स्टेंटिन किस भारतीय टीम के खेल शिक्षक हैं? तो जो उस समय का ये करेंट का क्वेश्चन था, जो स्टीफन कॉन्स्टेंटिन थे वो कौन से शिक्षक थे? वो फुटबॉल के शिक्षक थे। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शंकर राव गनोदवाले के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तमोरा। कौन सा हुआ था फ्रेंड्स? तमोरा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। काल बैसाखी नार्वेस्टर क्या है?
तो जो काल बैसाखी है फ्रेंड्स वो है ग्रीष्म ऋतु के तूफान। क्या है? ग्रीष्म ऋतु के तूफान है। इस राज्य की कोरवा जनजाति में उस विवाह को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, नाम से संबोधित किया जाता है, जिसमें एक महिला किसी पुरुष के घर में जबरदस्ती घुस जाती है, उसको कहते हैं ढुकू विवाह। क्या कहते हैं? ढुकू विवाह। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सत्य है? यह तेलंगाना में है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है। यह गोदावरी नदी के जल की दिशा को परिवर्तित करेगा, ये सत्य नहीं है। यह 3 जिलों में सिंचाई करेगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। थर्ड और पहला है, तेलंगाना में और यह 3 जिलों में सिंचाई करेगा, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की बोली में लिखा गया उपन्यास चंदा अमृत बरसई के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो लखनलाल गुप्त। कौन थे? लखनलाल गुप्त। निम्न में क्या सही है? भाषाओं को भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा गया है, ये गलत है, 8वीं अनुसूची में है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के जजों के वेतन भत्ता तथा रियासतों को भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में रखा गया है। देखिए वेतन भत्ता तो है दूसरी अनुसूची में, लेकिन रियासत वगैरह नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है, तो जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ना कि 4 में। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये भी गलत है। भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्या सही है ये पूछा गया है, तो इनमें से तो कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि का प्रमुख कारण कौन सा है? तो वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत। क्या? वैश्विक बाजार में क्रूड तेल की ऊंची कीमत। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और इतने ही क्वेश्चन थे, है ना। मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा दी हूँ। ये जो 2018 का सहायक ग्रेड 3 का क्वेश्चन पेपर था उसको मैं पूरा ही कवर कर दी हूँ। तो आप सभी को अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट आया हो तो पूछ लीजिएगा। और जैसा कि बच्चे जो देख रहे होंगे कि मैथ्स का वीडियो मैं अभी नहीं डाल पा रही हूँ, एक्चुअली में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, इसलिए अभी ये वीडियो डालने में भी लेट हो गया। तो थोड़ा सा अभी मुझे जैसे ही समय मिलेगा, क्योंकि देखिए मैथ्स को बताने के लिए क्या होता है कि पहले मुझे उसको बनाना पड़ेगा, फिर मैं आप सभी को बताऊंगी, है ना। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, जो कि नहीं मिल पा रहा है। और ये जो थ्योरी वगैरह वाला है, तो थ्योरी जो है वो याद ही रहता है लगभग, इसमें समझाने का भी उतना नहीं रहता है, इसलिए मैं इसका टाइम जैसे ही मुझे मिलता है थोड़ा बहुत बना देती हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। जैसे ही कुछ भी अगर व्यापम का, वैसे तो अभी आने का है ही कि कोई भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए व्यापम के जो क्वेश्चंस मैं आप सभी को कवर कराई हूँ मैथ्स का, उसको आप सभी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी आप सभी को बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो कि आपके लिए न्यू होगा, क्योंकि मैं जो पहले क्वेश्चन पेपर्स वगैरह कवर करवा रही थी उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मैं उसमें कवर करवा दी हूँ, तो उसको भी आप सभी सॉल्व कर लेंगे। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं मैथ्स का भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें अगर कोई डाउट आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू।